नमस्कार प्यारे बच्चों। आज हम लोग बात करने वाले हैं कार्य कारण सिद्धांत के अंतर्गत सत्य कार्यवाद के बारे में बात कर सकते हैं, है ना, कर रहे हैं। तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, थ्योरी ऑफ एग्जिस्टेंट इफेक्ट या थ्योरी ऑफ कॉजेशन भी बोलते हैं। ये लेक्चर आपका बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर लेक्चर होने वाला है, अर्थात एक एक पॉइंट टू पॉइंट आपको याद हो जाएगा, समझ में आ जाएगा, और ये पॉइंट इंपॉर्टेंट भी होते हैं। सत्य कार्यवाद को हम लोग बहुत ही आसान भाषा में समझेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे जो शब्द है, टर्म है सत्य कार्यवाद। इसमें 3 टर्म है। पहला टर्म है सत्य, दूसरा टर्म है कार्य, तीसरा टर्म है वाद। तो सत्य कार्यवाद 3 शब्द से मिलकर बना हुआ है, सत्य प्लस कार्य प्लस वाद, है ना। तो देखेंगे एक एक करके। सत्य का क्या मतलब होता है? सत्य का मतलब होता है कि सत्ता या भाव। हम लोगों ने पढ़ा भी था सत्य और असत, है ना। असत भाव पदार्थ, अभाव पदार्थ की बात किया था। तो वहां पर सत्य का मतलब सत्ता या उपस्थिति या भाव, या जिसको बोलते हैं एग्जिस्टेंस, जिसकी उपस्थिति होगी उसको हम लोग सत्ता या भाव बोलते हैं। तो जिसका मतलब होता है रहना या होना। भाई जो जिसकी उपस्थिति है वही तो रहेगा, वही घटित होगा। दूसरा अर्थ है कार्य। दूसरा जो शब्द है कार्य, कार्य का मतलब होता है इफेक्ट। हम लोगों ने कार्य कारणवाद की बात कर रहे थे, कार्य कारण सिद्धांत की बात कर रहे थे। कार्य का मतलब इफेक्ट है ना। और इफेक्ट का मतलब, कार्य का मतलब होता है उत्पन्न होने वाला परिणाम। जो चेंजेज आ रहा है, जो चेंज होकर फाइनल रूप में प्रकट हो रहा है, उसको हम लोग कार्य बोलते हैं, उत्पन्न होने वाला परिणाम। तीसरा पॉइंट है वाद। वाद का मतलब हम लोग देखेंगे यहाँ पर, वाद मतलब थ्योरी और प्रिंसिपल, जिसको हम लोग सिद्धांत कहते हैं, है ना। तो कार्य कारण सिद्धांत के अंतर्गत हम लोग सत्य कार्यवाद के बारे में बात कर रहे हैं। सत्य कार्यवाद 3 शब्दों से मिलकर बना है, सत्य प्लस कार्य प्लस वाद, है ना। एक एक करके पॉइंट पढ़ा है। अब देखेंगे इस तीनों अर्थों को जब जोड़ते हैं तो सत्य कार्यवाद बनता है। और इसका क्या मीनिंग होता है, मतलब क्या है कि सत्य कार्यवाद सिद्धांत उसे कहते हैं। सत्य कार्यवाद सिद्धांत किसे कहते हैं? तो सत्य कार्यवाद सिद्धांत उसे कहते हैं जिसमें, मतलब जिस सिद्धांत के अंतर्गत उत्पत्ति के पूर्व कारण में कार्य की सत्ता को स्वीकार किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सत्य कार्यवाद का जो मीनिंग होता है, सत्य कार्यवाद सिद्धांत उसे कहते हैं जिसमें उत्पत्ति के पूर्व, उत्पत्ति से पहले कारण में कार्य की सत्ता को स्वीकार किया जाता है, उसे हम लोग सत्य कार्यवाद सिद्धांत कहते हैं। अब अगर उदाहरण के तौर पे देखें कि उत्पत्ति से पूर्व कारण में कार्य की सत्ता, इसको अगर एग्जाम्पल के थ्रू समझे, जैसे तिल से तैल, तिल से तैल तभी निकलता है, तिल से तैल तभी निकलता है जब तैल पहले से तिल में विद्यमान हो। तो आप देखते हैं कि तिल से तैल निकलता जरूर है, ठीक है ना। तैल किससे निकलता? तिल से निकलता है। तो जब तैल पहले से उपस्थित रहेगा तभी निकलेगा। कुछ तिल ऐसे होते हैं उसमें तैल नहीं होता, तो हम लोग उसको छटनी करके निकाल देते हैं। देखते हैं कुछ जो अच्छी क्वालिटी की तिल होती हैं बहुत अच्छी मात्रा में तेल निकलते हैं, जो खराब क्वालिटी की तिल होती है उसमें कम मात्रा में तेल निकलती है या नहीं निकलती है। तो यही कह रहा है कि तिल से तेल तभी निकलता है या निकल सकता है जब तेल पहले से तिल में विद्यमान हो। विद्यमान नहीं रहेगा तो कहां से तेल निकलेगा? तो ये है कि उत्पत्ति से पूर्व कारण में कार्य की सत्ता हो। तो उत्पत्ति से पूर्व अगर तिल और तेल की बात करें, तिल क्या है? तिल कारण है, और तेल, तिल से तेल निकल रहा है। तो तेल क्या है? रिजल्ट है, परिणाम है, कार्य है, जिसको हम लोग कार्य बोलेंगे। तो तिल में अगर तेल पहले से है तब तो तेल निकलेगा, अदरवाइज नहीं निकलेगा। अब बात करते हैं इस सिद्धांत का जो सारांश है, जो मूल बात है, इस सिद्धांत का जो मूल बात है जिसको हम लोग बोलते हैं सारांश, है ना, निचोड़। इस पूरे सिद्धांत का जो मूल बात है या निचोड़ क्या है, ठीक है, सारांश जिसको कहते हैं, किसी भी वस्तु की वास्तव में उत्पत्ति या विनाश नहीं होता है। इसका मतलब है किसी भी वस्तु की वास्तव में उत्पत्ति या विनाश नहीं होता है। जैसे अगर हम बात करें ना कि तिल से तेल निकलना, तेल की उत्पत्ति होना, तो उत्पत्ति नहीं हो रही है, वो अपने अव्यक्त रूप से व्यक्त रूप में आ गया। उत्पत्ति नहीं हो रही है। उत्पत्ति तो हमेशा नए चीज की होती है, लेकिन तिल में तेल ऑलरेडी जब विद्यमान रहता है तो वो अव्यक्त रूप में रहता है तिल में। जब उसको हम लोग कंप्रेस करते हैं मशीनरी के थ्रू, तो वो तेल के रूप में व्यक्त अवस्था में आ जाता है, और उसके जो पार्ट होते हैं वो खली उली इस तरह से चीजें अलग हो जाती है ना।
इस सिद्धांत का सारांश है किसी भी वस्तु की वास्तव में उत्पत्ति या विनाश नहीं होता है। तो यहाँ पर उत्पत्ति का जो अर्थ है, उत्पत्ति का जो अर्थ लिया गया है अव्यक्त का व्यक्त होना। उत्पत्ति का मतलब जो लिया गया है अव्यक्त का व्यक्त होना। जैसे तिल में तेल अव्यक्त रूप में था, लेकिन जब उसको कंप्रेस किया गया, दबाया गया कोल्हू बैल के थ्रू या जो कंप्रेसर के थ्रू, तो इसके थ्रू, तो कोल्हू के थ्रू, तो वहां पर जो तिल में अव्यक्त रूप में तेल था वो क्या हो गया, व्यक्त होना। तो उत्पत्ति का मतलब अव्यक्त का व्यक्त होना, तेल का अव्यक्त से व्यक्त में आना। दूसरा विनाश का क्या मतलब होता है, व्यक्त का अव्यक्त हो जाना। तो ये है उत्पत्ति और विनाश का मीनिंग देख रहे होंगे। अब देखेंगे कि जो सत्कार्यवाद है इसको सांख्य दर्शन ने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है। सांख्य दर्शन ने बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है। सांख्य दर्शन में कार्य कारण जो सिद्धांत को सत्कार्यवाद का नाम दिया है। तो जो हम लोग पढ़ रहे हैं ना कार्य कारण सिद्धांत, तो हम लोग कहते हैं ना कि संसार की में जितनी भी घटनाएं होती है उसमें कोई न कोई कारण अवश्य होता है। तो वही ये भी कह रहा है ना। तो सांख्य दर्शन में जो कार्य कारणवाद है उसको ही उन्होंने सत्कार्यवाद का नाम दे दिया है। अब दूसरा पॉइंट देखेंगे, चरक संहिता की बात करते हैं। तो चरक संहिता में आचार्य चरक ने जो कार्य कारण सिद्धांत तो वर्णन तो नहीं किया, लेकिन उसी तरह से एक सिद्धांत है जिसको हम लोग स्वभाव उपरमवाद कहते हैं। क्या कहते हैं, चरक संहिता में कार्य कारण सिद्धांत को कार्य कारण सिद्धांत न कह के उसको स्वभाव उपरमवाद कहते हैं। चरक संहिता के सूत्र स्थान का 16वें चैप्टर में दिया गया है। देखेंगे यहाँ पर स्वभाव का मतलब नेचुरली और उपरम का मतलब विनाश, मतलब किसी भी वस्तु का जो नाश है, विनाश है, वो स्वभावतः होता है, अपने गुण से होता है, उसमें कोई कारण नहीं होता है ना। तो स्वभाव उपरमवाद हम लोग अभी डिटेल में पढ़ेंगे बच्चों। तो स्वभाव का मतलब कि नेचुरली स्वभाव से, उपरम का मतलब होता है विनाश, किसी भी वस्तु का जो नाश होता है, खत्म हो जाता है, वो स्वभाव से होता है ना, उसका कोई कारण नहीं होता है ना। तो ये तो हम लोगों ने बात कर लिया। अब बात करते हैं कि सांख्य दर्शन में सत्कार्यवाद को सिद्ध करने के लिए अगर जैसे सांख्य दर्शन ने सत्कार्यवाद को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है और उन्होंने जो है उसको सिद्ध करने के लिए, प्रूफ करने के लिए अपनी तरफ से 5 पॉइंट दिया, 5 युक्तियां दिया है। तो 5 युक्तियां या 5 पॉइंट कौन कौन से हैं देखेंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट श्लोक है, इसको एज इट इज लर्न कर लीजिएगा। एग्जाम में जब कभी भी आए तो आप इस तरह से लिख देंगे, तो आप एक्सप्लेन भी नहीं करेंगे तो भी आपको लगभग फुल मार्क्स मिल जाएंगे बच्चों। देखेंगे औसत करणात्, उपादान ग्रहणात्, सर्वसंभव अभवात्, सक्तस्य शक्य करणात्, कारण भावाच सत्कार्यम। तो सत्कार्यवाद से संबंधित को प्रूफ करने के लिए, सत्कार्यवाद को प्रूफ करने के लिए 5 पॉइंट कौन कौन से हैं। असद करणात्, देखेंगे असद करणात्, तो यहां पर पहला पॉइंट है असद करणात्। तो किसका मतलब कि यहां पर जो असद करणात् है वो 2 टर्म से मिला है, असत प्लस अकरणात्। असद करणात् जो शब्द है ध्यान से देखेंगे तो असत प्लस अकरणात्। हम लोग को देखा था सत का मतलब क्या होता है, सत्ता, एग्जिस्टेंस, जिसका भाव हो, है ना। और असत का मतलब नॉन एग्जिस्टेंस, है ना, जो उपस्थित न हो, अभाव, है ना। तो इसका मतलब कि जो वस्तु उपस्थित है ही नहीं उसके उत्पत्ति का कोई कारण नहीं है। जैसे कह रहे ना असद अकरणात्, जो वस्तु नॉन एग्जिस्टेंस कंडीशन फॉर्म में है अर्थात अनुपस्थित है, उसका को अकरणात् अर्थात उसका कोई कारण नहीं है ना। इसका मतलब जो उपस्थित है उसी का कारण है, तभी तो कह रहे हैं सत्कार्यवाद। अब जैसे अगर एग्जांपल समझना चाहे, मनुष्य के सिर पर सिंह का अभाव। तो सिंह जो होता है किसके सिर पे होता है, जानवरों के सिर पर होता है, एनिमल पे होता है, ह्यूमन पे सिर पे नहीं होता है। तो मनुष्य के सिर पर सिंह का अभाव, ये आपका असद करणात् अर्थात असद प्लस अकरणात् इसका एग्जाम्पल है। समझ में आया। दूसरा पॉइंट है उपादान ग्रहणात्। उपादान ग्रहणात्, तो उपादान ग्रहणात् का जो मीनिंग आपके बुक में दिया है कि किसी भी विशेष कार्य के लिए कोई न कोई विशेष कारण अवश्य होता है। विशेष कार्य के लिए विशेष कारण की आवश्यकता होती है, इस नियम को उपादान नियम कहते हैं। किसी विशेष कार्य के लिए विशेष कारण की आवश्यकता होती है, इस नियम को उपादान नियम कहते हैं। अब इसके उदाहरण की बात करते हैं। तो उदाहरण में देखेंगे जैसे मिट्टी से घड़े का निर्माण,
धागे से या सूत से वस्त्र का निर्माण, ईंट से मकान का निर्माण। इसका मतलब अगर घड़ा बनाना है, घड़ा क्या है, घड़ा कार्य है, उसके लिए विशेष कारण क्या है, मिट्टी। अगर वस्त्र क्या है, वस्त्र बनाना है तो वस्त्र बन गया है, मान लीजिए वस्त्र क्या है, कार्य है। उस वस्त्र के निर्माण के लिए विशेष कारण क्या था, तो सूत या धागा था। तो ये समझ में आया। तीसरा देखेंगे सर्वसंभव अभावात। सर्वसंभव अभावात अर्थात ये दो शब्द मिल गया, सर्वसंभव प्लस अभावात। तो इसका मतलब क्या है कि सभी कारण सभी कार्य को उत्पन्न नहीं कर सकते हैं। सभी कारण सभी कार्य को उत्पन्न नहीं कर सकती हैं। इसका मतलब कि जो कारण है उसका निश्चित कार्य है। हर एक कारण का अपना हर एक निश्चित कार्य है, ऐसा नहीं है। एग्जाम्पल के तौर पे देखेंगे कि जमाल घोटे के बीज को, क्या जमाल घोटे के बीज से आंवले के वृक्ष की उत्पत्ति हो सकती है? नहीं हो सकती है। तो जमाल घोटे का बीज जो है कारण के रूप में है। जब उसको जमीन में मिट्टी में उसको बो देंगे तो उससे जमाल घोटे का वृक्ष निकलेगा, न कि आंवले का वृक्ष। तभी तो कह रहे हैं कि सभी कारण सभी कार्य को उत्पत्ति में कारण नहीं होते हैं। इसका मतलब कि जैसे आम का बीज लगाएंगे तो आम का ही वृक्ष बनेगा, अमरूद का नहीं बनेगा। तो ये समझ में आएगा सर्वसंभव अभावात, अर्थात सभी कारण सभी कार्यों को करने में समर्थ नहीं होते, सक्षम नहीं होते हैं। अब देखेंगे चौथा, शक्तस्य शक्य करणात्। तो यहां पर क्या है, शक्त का मतलब क्या है, शक्त का मतलब समर्थ, शक्त का मतलब समर्थ। जो एक कारण होता है वो एक कार्य करने में समर्थ होता है। जो एक कोई कारण है वो निश्चित उसका एक फिक्स कार्य होता है ना। एक कारण है, कोई भी कारण है तो उसका एक निश्चित शक्य मतलब उस पर्टिकुलर कार्य को करने में समर्थ है, शक्त है। जैसे अगर हम बात करें तिल से तेल निकलना, तो तिल से तेल निकलेगा, है ना, तिल से ही तेल निकलेगा, पत्थर से तेल नहीं निकलेगा। तिल से तेल निकलेगा लेकिन पत्थर से तेल नहीं निकलेगा, है ना। तो ये इसको बोलते हैं शक्त से शक्य करा। शक्त का मतलब होता है समर्थ योग्य। जो कारण में हर एक कारण एक निश्चित कार्य के प्रति जिम्मेदार व्यक्ति होता है, जिम्मेदार होता है, उसको बोलते हैं शक्त से शक्य करना। अब लास्ट में देखेंगे कारण भावात, कारण अभावात, है ना। तो इसका मतलब होता है कारण और कार्य को एक ही कहा जाता है। कारण अभावात का मतलब होता है कारण और कार्य दोनों एक ही वस्तु की दो अवस्थाएं हैं। कारण और कार्य, मान लीजिए कारण है, ये कार्य है, तो कारण और कार्य दोनों एक ही वस्तु की दो अवस्थाएं होती है। अंतर इतना होता है कि एक अव्यक्त अवस्था में होता है, दूसरा व्यक्त अवस्था में होता है। तो देखेंगे कारण और कार्य को एक ही कहा जा सकता है। वही कह रहे हैं कि कारण और कार्य में कोई अंतर नहीं होता, एक ही कहा जा सकता है। उसमें केवल अवस्था की भिन्नता होती है। अवस्था की भिन्नता मतलब एक व्यक्त अवस्था में होगा, एक अव्यक्त अवस्था में होगा। जैसे बात करें, जैसे व्यक्तावस्था जो होता है कार्य होता है, जो अव्यक्त अवस्था होता है वो कारण होता है। एग्जाम्पल दिया हुआ है, धागे से वस्त्र का निर्माण होता है और बीज से वृक्ष का निर्माण होता है। तो यहाँ पर जो वस्त्र होता है, जब आपने धागे का प्रयोग कर लिया, वस्त्र बन गया, तो क्या हो गया, धागा तो समाप्त हो गया, है ना। तो वस्त्र जो है, कपड़ा जो है वो व्यक्त रूप में है, कार्य के रूप में है, लेकिन उसमें जो इन्वॉल्व हुआ जो कारण था, जो धागा था, वो अव्यक्त रूप में हो गया। अब यही देखेंगे बीज से वृक्ष का निर्माण। तो बीज से वृक्ष के निर्माण से पहले बीज क्या था, व्यक्त रूप में था, है ना। लेकिन जब बीज से वृक्ष का निर्माण हो गया तो बीज तो समाप्त हो गया, वृक्ष क्या हो गया, कार्य के रूप में हो गया, वृक्ष व्यक्त रूप में हो गया, व्यक्त अवस्था में हो गया, और जो बीज जो है अब अव्यक्त अवस्था में बचा रह गया। तो इस तरह से हम लोगों ने कारण सिद्धांत के अंदर सत्य कार्यवाद की डिटेल में क्रिस्टल क्लियर लेक्चर के थ्रू आपके सामने प्रस्तुत किया है। और इन पांचों जो पॉइंट है, जो पांच युक्तियां हैं, 5 पॉइंट है जो सत्य कार्यवाद को प्रूफ कर रहा है, इसको एक्सप्लेन करना जरूरी है। अगर एक्सप्लेन टाइम नहीं है तो आप कम से कम इसका श्लोक या 5 पॉइंट लिखना जरूरी है। उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को अधिक से अधिक लाइक करें, चैनल पे अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अधिक से अधिक अपने सहपाठियों को शेयर जरूर करें। धन्यवाद।